सुबह के 9 बज रहे थे। सुमित्रा जी के पेट में भूख और गैस की वजह से हल्का दर्द हो रहा था। उन्होंने अपनी शुगर और बीपी की दवाइयों का पत्ता हाथ में लिया और रीता के पास उसकी रसोई में गई। रसोई में रीता अपना ऑफिस का बैग पैक कर रही थी। रीता बेटा, मुझे शुगर की दवाई खानी है। खाली पेट खाऊंगी तो चक्कर आ जाएंगे। जरा सा नाश्ता लगा दे। अरे मम्मी जी, आज तो मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मैंने तो आज रसोई में गैस ही नहीं जलाई। कुछ भी नहीं बनाया? तो तो फिर तूने और रवि ने क्या खाया बेटा? अरे हमने तो ठंडे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर खा लिए। आप कहो तो मैं आपके लिए भी एक कटोरी में दूध और कॉर्नफ्लेक्स निकाल दूं। वैसे दूध तो खत्म हो गया है मम्मी जी, बस जरा सा है तो दूध में थोड़ा पानी मिलाकर उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल देती हूँ। बेटा, मेरे इन टूटे हुए दांतों से वो कड़क कॉर्नफ्लेक्स चबाए नहीं जाते और सुबह सुबह फ्रिज का ठंडा दूध पीने से मेरे पेट में गैस बन जाती है। तू बस एक सादी रोटी सेक दे, मैं चाय से खा लूंगी। उफ मम्मी जी, आप भी ना। अब इस वक्त मैं आपके लिए अलग से आटा नहीं गूंथ सकती। मुझे देर हो रही है। आप एक काम करिए ना, आप नेहा के यहाँ जाकर खा लीजिए। वो तो हाउस वाइफ है, घर पर ही रहती है। उसने कुछ ना कुछ गर्म बना ही लिया होगा। चलिए मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। रीता अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। सुमित्रा जी के हाथ में दवाइयों का पत्ता वैसे का वैसा ही रह गया। तीन तीन बेटों की माँ, जिसके सामने तीन भरी पूरी रसोइयां थी, वो अपने ही घर में एक रोटी के लिए भिखारी की तरह खड़ी थी। दोपहर के 2 बज चुके थे। सुमित्रा जी की भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। पेट में गैस के कारण दर्द बढ़ गया था। वो अपने कमरे से निकलकर नेहा के पास गई। नेहा सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रही थी। नेहा बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं, दवाइयां भी नहीं ली। क्या बनाया है तूने? थोड़ा सा खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। टेबल पर रखा है मम्मी जी, निकाल कर खा लीजिए। आज मैंने चिली पनीर और तंदूरी रोटी बनाई है, इनको बहुत पसंद है ना। हाँ माँ, जाकर देखो, मजा आ जाएगा। नेहा के हाथों में तो जादू है। अच्छा आप खाओ, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, काम पर जा, और हाँ, अपना ध्यान रखना। अमर चला जाता है। तब सुमित्रा जी डाइनिंग टेबल पर जाकर देखती है, बर्तन में रखा खाना बहुत ही तीखा, मसालेदार और तेल से भरा हुआ है। बेटा, ये इतना तीखा और मसालेदार खाना मेरे कमजोर पेट में कैसे पचेगा? डॉक्टर ने मुझे सादा खाना खाने को बोला है। क्या घर में थोड़ी सी सादी दाल या एक फुल्का नहीं है? एक रोटी बना दे बेटा, मेरे हाथ कांपते हैं। अब रसोई का काम नहीं होता, वरना मैं खुद ही बना लेती। मम्मी जी, आप भी कमाल करती हैं। मैं सुबह से घर के काम करके थक जाती हूँ। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं सबके लिए अलग अलग छप्पन भोग बनाऊं। जो हम खा रहे हैं वो आप खा नहीं सकती क्या? थोड़ा तो एडजस्ट किया करिए। नाक में दम कर रखा है आपके नखरे ने तो। बेटा, नखरे नहीं है, उम्र का तकाजा है। ये मैदा और मिर्च मेरे गले से नहीं उतरता। बस एक रोटी सेक दे, मैं नमक के साथ खा लूंगी। हाँ, तो मैं तो यही काम करने बैठी हूँ ना। मैं साफ कह देती हूँ, मैं अभी आटा नहीं लगा सकती। आपको खाना है तो यही चिली पनीर और तंदूरी रोटी खा लीजिए, वरना छोड़ दीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा बेटा, कुछ मत बना। फ्रिज में 2 पीस ब्रेड है तो वही दे दे, वो थोड़ी नरम रहती है, मैं खा लूंगी। कहा ना कुछ नहीं है मम्मी जी, जो खाना है बस यही टेबल पर रखा है। इसे खाना है तो खाइए, वरना रहने दीजिए। इतना कहकर नेहा वापस टीवी देखने में लग गई। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से एक कड़क तंदूरी रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसे पानी में भिगोकर नरम किया और गले से नीचे उतारा ताकि वो अपनी शुगर की दवाई खा सके। उस एक निवाले के साथ उन्होंने अपना सारा अपमान भी घोंट लिया। दिन ढल गया और रात के 8 बज गए। दिन भर एक दो निवाले पर गुजारा करने के बाद सुमित्रा जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उन्हें लगा कि शायद छोटी टीना ने रात को कुछ अच्छा और सादा बनाया होगा। वो हिम्मत करके टीना के घर पहुंची। टीना बेटा, खाने में क्या है? बहुत जोरों की भूख लगी है। रात को तो तूने सादा खाना बनाया होगा ना। आखिर तुम और अमित भी तो तेल मिर्च मसाला नहीं खाते। ओहो मम्मी जी, आज तो हमने घर में डिनर बनाया ही नहीं। मेरी और अमित की डाइट चल रही है ना, तो हम तो बस ये उबला हुआ सैलेड खा रहे हैं। आज से रात को हम बस यही खाएंगे। तो मैं क्या खाऊं बेटा? सुबह से मेरे पेट में ढंग का एक निवाला नहीं गया है। भूख की वजह से अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे तो इसमें क्या करूं मैं मम्मी जी? हाँ, कल की एक बासी रोटी कैसरोल में रखी है। आप वो आम के अचार के साथ खा लीजिए। एक दिन रूखा सूखा खा लेंगी तो कुछ नहीं होगा। पर बेटा, बासी रोटी सिर्फ आम के अचार के साथ नहीं खाई जाती मुझसे। दांत नहीं है ना मेरे। थोड़ी चाय बना दे बेटा, मैं वो बासी रोटी ही खा लूंगी। कम से कम रोटी तो है। हाँ, शुक्र मानिए कि आपको एक रोटी मिल गई, वरना मैं उसे फेंकने ही वाली थी। अब मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, चाय मुझसे नहीं बनेगी। आप प्लीज वो आम के अचार के साथ रोटी ही खा लीजिए।
अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। टीना अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी ने चुपचाप कैसरोल खोला। उसमें कल की एक सूखी रोटी पड़ी थी। सुमित्रा जी ने उस रोटी को निकाला। उनके हाथों से वो रोटी टूट भी नहीं रही थी। हे भगवान, मैंने अपना आधा पेट काट कर इन तीनों बेटों को हमेशा ताजा और गर्म खाना खिलाया, और आज मेरे हिस्से में ये कल की सूखी रोटी आई है। सुमित्रा जी ने उस सूखी रोटी को पानी के ग्लास में डुबोया और आंसुओं के साथ उसे निगलने लगी। 3 बहुओं की रसोइयां और 3 करोड़पति बेटों का वो घर आज उस बूढ़ी माँ को एक वक्त का ताजा खाना तक नहीं दे पा रहा था। उस रात सुमित्रा जी का पेट तो आधा भरा, पर उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अगले दिन दोपहर में सुमित्रा जी अपने कमरे के बाहर बनी एक छोटी सी बालकनी में उदास बैठी थी। भूख के कारण उनका शरीर कांप रहा था और आंखें अंदर धंस गई थी। तभी उनकी पुरानी पड़ोसन और सहेली कांता हाथ में एक थाली लिए वहां आई। थाली में ताजी नरम रोटियां और एक कटोरी गरम दाल थी। सुमित्रा, मुझे पता है तूने कल रात से ढंग का कुछ खाया नहीं होगा। ये ले, दाल रोटी खा ले। मैं तेरी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। कांता, तू क्यों मेरे लिए परेशान होती है? मेरी तो भूख ही मर चुकी है अब, और तू मेरे लिए खाना लेकर आई है। कहीं इस वजह से तेरी बहू तुझे खाना देना बंद ना कर दे। अरे तू मेरी फिक्र मत कर, मेरी बहू मुझे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसे अभी मुझसे तिजोरी की चाबियां जो चाहिए। चल अब तू खा ले सुमित्रा, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। मैंने तेरा वो संघर्ष देखा है सुमित्रा। भाई साहब के गुजरने के बाद, जब ये तीनों बहुत छोटे थे, तूने रात रात भर जाग कर लोगों के कपड़े सिले थे। सिलाई मशीन चला चला कर तेरी आंखें कमजोर हो गई। खुद आधी रोटी खाकर इन्हें भर पेट खिलाया, और आज जब ये करोड़पति बन गए हैं तो इनके पास तेरे लिए एक रोटी नहीं है। क्या करूं कांता, नसीब अपना अपना। मैंने तो इन्हें अपने खून से सींचा था, पर मुझे क्या पता था कि बहुओं के आते ही मेरे बेटों के लिए मैं सिर्फ एक बोझ बन जाऊंगी। मैंने तो सब कुछ कब का इन बेटों के नाम कर दिया है, और शायद इसीलिए इन्होंने एक एक निवाले के लिए मुझे 3-3 रसोइयों के सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है। सुमित्रा जी ने रोते हुए वो 2 रोटियां खाई। कांता उन्हें ढांढस बंधाकर चली गई। एक माँ का दिल इस बात पर रो रहा था कि जिन बेटों के लिए उसने अपनी जवानी जला दी, आज वो उसके बुढ़ापे की लाठी तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी नहीं बन सके। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। आज घर में रवि के छोटे बेटे का जन्मदिन था। घर को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। रवि के घर के बड़े से लॉन में हलवाई लगे थे। पूड़ी, सब्जी, गुलाब जामुन और न जाने क्या क्या बन रहा था। पूरे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू फैली हुई थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सुमित्रा जी ने अपनी सबसे साफ साड़ी पहनी और वो एक कोने में कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। चलो, आज तो घर में इतनी बड़ी दावत है, इतने सारे पकवान बने हैं। आज तो कोई बहाना नहीं बनाएगा कि खाना नहीं बना या बासी है। आज तो मुझे बिना मांगे ही, बिना ताने सुने भरपेट और अच्छा खाना नसीब होगा। सुमित्रा जी की वो बूढ़ी आंखें बार बार किचन की तरफ देख रही थी कि शायद कोई बहू या कोई बेटा उनके लिए भी एक प्लेट में खाना लेकर आएगा। इसी आस में वो घंटों उस कोने में बैठी रही, पर पार्टी के शोर में किसी को उस बूढ़ी माँ की याद नहीं आई। सुमित्रा जी को प्यास लगी। वो अपनी जगह से उठी और पानी पीने के लिए चुपचाप घर के अंदर किचन की तरफ जाने लगी। किचन के पास वाले गलियारे में तीनों बेटे और तीनों बहुएं खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। सुमित्रा जी वहीं दीवार के पीछे रुक गई। रवि भैया, आपको कुछ सोचना पड़ेगा। मम्मी जी का कल मेरे घर आकर चिली पनीर में नुक्स निकाल रही थी। मुझसे तो रोज रोज इनकी ये खाने की चिकचिक बर्दाश्त नहीं होती। हमारा पूरा रूटीन खराब होता है इनकी वजह से। हाँ रवि, कभी सुबह मेरे सिर पर आकर खड़ी हो जाती है नाश्ता दे दो, तो कभी टीना के पास पहुंच जाती है। हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, या जिंदगी भर बुढ़िया की तीमारदारी ही करनी है? तो एक काम करो ना, शहर के बाहर वो शांति वृद्धाश्रम है ना, मम्मी जी को वहीं क्यों नहीं छोड़ आते? वहां दोनों टाइम खाना भी मिलेगा और हमारी जान भी छूटेगी। दीवार के पीछे खड़ी सुमित्रा जी के हाथ से उनके पल्लू का छोर छूट गया। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि उनकी रोने की आवाज बाहर न जाए। उनके कानों पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बहुओं को उन्होंने अपनी बेटियां समझा था, वो उन्हें घर से निकालने की बात कर रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ा और भयानक सच तो अभी सामने आना बाकी था। सुमित्रा जी को लगा कि कम से कम उनके बेटे तो बहुओं की इस बात का विरोध करेंगे, वो तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं जाने देंगे। पागल हो गई हो क्या तुम लोग? माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाएं? सुमित्रा जी को लगा कि रवि उनके पक्ष में बोलेगा, पर अगले ही पल रवि के शब्द किसी खंजर की तरह सुमित्रा जी के सीने में उतर गए। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी इस सोसाइटी में? लोग क्या कहेंगे?
तू तू करेंगे हम पर, कहेंगे कि 3-3 करोड़पति बेटों ने अपनी माँ को धक्के मारकर आश्रम में निकाल दिया। हमारी नाक कट जाएगी समाज में, हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। हाँ टीना, भैया सही कह रहे हैं, हम उन्हें खुद निकाल कर अपनी बदनामी नहीं करा सकते। तो फिर क्या करें, ऐसे ही झेलते रहें इन्हें? अरे झेलना क्या है, जैसे इग्नोर कर रहे हो वैसे ही करो। 2 वक्त ढंग का खाना नहीं मिलेगा, घर में इज्जत नहीं मिलेगी तो उन्हें खुद ही अकल आ जाएगी। एक न एक दिन वो तंग आकर खुद ही चुपचाप घर छोड़कर कहीं चली जाएंगी, और जब वो खुद ही चली जाएंगी तो हमारा नाम तो खराब ही नहीं होगा। हम लोगों से कह देंगे कि माँ बिना बताए कहीं चली गई, हमारी इज्जत भी बच जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। रवि की ये बात सुनकर सुमित्रा जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उनके अपने खून, अपने बेटों ने उन्हें मार डालने से भी बड़ी सजा दे दी थी। वो बेटे उन्हें सिर्फ समाज में अपनी नाक बचाने के लिए इस घर में पाल रहे थे और चाहते थे कि वो तड़प कर खुद ये घर छोड़ दे। सुमित्रा जी बिना पानी पिए, आंसुओं से धुंधला चुकी आंखों के साथ भारी कदमों से वापस अपने अंधेरे कमरे की तरफ लौट गई। आज उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। रात के 2 बज चुके थे। सुमित्रा जी जमीन पर बैठी थी। उनके हाथ में एक घिसा हुआ झोला था और दीवार से अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर उतारकर उससे बात कर रही थी। देख रहे हो जी, आपके जाने के बाद जिन बेटों को मैंने अपना पेट काट कर पाला, उनकी हर छोटी से छोटी खुशी के लिए दिन रात मेहनत की है मैंने। आज वो मेरे ही घर से मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी भूख, मेरी तड़प उनके लिए कुछ नहीं है। उन्हें तो बस इस बात की फिक्र है कि समाज में उनकी इज्जत ना चली जाए। तो ठीक है, आज उनकी खुशी के लिए ये भी सही। सुमित्रा जी तस्वीर को चूम कर झोले में रख लेती है और धीरे से उठती है। जिस घर में मैं अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन गई हूँ, वहां अब एक पल भी रुकना मेरी अपनी ममता का अपमान है जी। मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। सुमित्रा जी घर का दरवाजा खोलकर बाहर अंधेरे में निकलती है। वो मुड़कर अपने घर को देखती है, उस घर को जिसे उनके पति ने बड़े प्यार से बनाया था। आज वो घर पराया हो चुका था। अपना अपना घर मुबारक हो मेरे बच्चों, खुश रहना। अब इस माँ की भूख तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करेगी, और ना ही इस पूरी माँ की वजह से तुम्हें कभी कोई शर्मिंदगी महसूस होगी। और बस उस रात मैं वो घर, वो परिवार और वो 3-3 रसोइयाँ हमेशा के लिए छोड़ आई। सुमित्रा जी सीढ़ियों पर बैठी है। उनके पीछे एक बोर्ड लगा है, शांति वृद्धाश्रम। सुमित्रा जी के आसपास 10-12 बुजुर्ग और वार्डन बैठी रो रही है। हे राम, बहन सुमित्रा, हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत दर्द देखे हैं, पर आपकी ये कहानी सुनकर तो पत्थर का दिल भी पिघल जाए। भगवान ऐसी औलाद किसी माँ बाप को ना दे। माँ जी, आपने इतना बड़ा दुख इतने सालों तक अपने सीने में दबा रखा था। 3-3 घर थे आपके और आपको एक रोटी के लिए तरसना पड़ा। दर्द तो बस तब तक था बेटी, जब तक मैं उनसे झूठी उम्मीद लगाए बैठी थी। जिस दिन उम्मीद टूट गई, उस दिन दर्द भी खत्म हो गया। पर बहन जी, एक बात बताओ, सुबह उठकर जब आपके उन करोड़पति बेटों ने आपको घर में नहीं पाया तो क्या उन्होंने आपको ढूंढा नहीं? ढूंढने आए थे ना भाई साहब, कुछ महीनों बाद ढूंढते ढूंढते यहीं आप पहुंचे थे, इसी आश्रम में। अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना तो करना ही था ना उन्हें। सच? तो फिर आप उनके साथ वापस क्यों नहीं गई? उन्होंने माफी नहीं मांगी? ले जाने थोड़ी आए थे बेटी, वो तो बस ये देखने आए थे कि कहीं मैंने समाज में उनका भांडा तो नहीं फोड़ दिया। वो मुझसे ये कहने आए थे कि वो अपनी अपनी बीवियों की वजह से मजबूर हैं। वो मुझे उस घर में वापस नहीं ले जाना चाहते। क्या अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ आश्रम में रहते देखकर भी उनका दिल नहीं पसीजा? क्या उन्हें उनका बचपन एक बार भी याद नहीं आया होगा कि कैसे आपने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया? दिल बड़ा बेटा मेरे पास आया और बोला, माँ, किसी से ये मत कहना कि हमने तुम्हें निकाला है या तुम हमसे तंग आकर आई हो। सबको यही कहना कि तुम तीर्थ पर निकल गई थी और अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हो। तुम्हारा इन बुजुर्गों के साथ रहने का बड़ा मन है। हे भगवान, कितने पत्थर दिल है वो, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे नहीं, उनके अंदर शर्म होती तो आती ना। उल्टा जाते जाते मेरा मंझला बेटा कह गया, माँ, पैसों की चिंता मत करना, हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारे खाते में पैसे आ जाएंगे। धिक्कार है ऐसे पैसों पर, ऐसे बेटों के पैसों को तो आग लगा देनी चाहिए। अरे गुस्सा मत करो भाई साहब, वो पैसे भी वो मेरे लिए थोड़ी, समाज में अपनी नाक बचाने के लिए भेजते हैं, ताकि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में छाती ठोक कर कह सके कि हम तो माँ का पूरा खर्चा उठाते हैं। वो तो अपनी मर्जी से वहाँ रह रही हैं। माँ जी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, और सिर्फ आपके ही साथ क्या,
वृद्धाश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की कोई ना कोई दर्द भरी कहानी है। बुरा नहीं हुआ बेटी, बल्कि मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ 3-3 रसोइयाँ होकर भी मुझे एक सूखी रोटी के लिए ताने सुनने पड़ते थे। कम से कम यहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी तो इज्जत से मिल जाती है। और फिर मेरे यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे, उनसे बात करके दिल भी बहल जाता है मेरा। मुझ बुढ़िया को और क्या ही चाहिए। तभी सुमित्रा जी पास में बैठी एक कमजोर बुजुर्ग महिला की थाली से आधी रोटी उठाती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। और सबसे बड़ी बात, इस वृद्धाश्रम में कोई भी किसी भी माँ या पिता को भूखा नहीं सोने देता, क्योंकि यहाँ हम सब एक दूसरे के अपने हैं। यहाँ हम सब एक दूसरे की तकलीफ समझते हैं और इसलिए एक दूसरे की परवाह करते हैं। यहाँ मैं भूखी होती हूँ तो कोई ना कोई आकर पूछ ही लेता है, रोटी खाओगी? सुमित्रा जी की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान फूट फूट कर रो पड़ता है।